ये जमीन ही महानगर पालिका के नाम पर नहीं थी और इन लोगों ने किस बेस पर उद्घाटन किया। एक विरोध करता है, एक बनाने का काम करता है, लेकिन ये दोनों भी एक होके वो हॉस्पिटल कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए उस पर काम नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि अपनी महानगर पालिका वसूली भाई का काम करती है। 9 करोड़ किसके जेब में कैसे कितने परसेंटेज से गया है वो उसका एक बार ऑडिट होना चाहिए और वो सड़क के मामले में जितना भी कोई भी दोषी हो उस पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारा काम नहीं है। आपके आयुक्त तो उसी रोड से जाते हैं ना, गाड़ी तो उनकी वही रोड से जाती है, तो उनको पता होना चाहिए कि इस रास्ते में इधर गड्ढा है। उनको सब पता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो सब पता रहता है, लेकिन इनकी जेबें गर्म रहती है और हमारे जान तवे पर रहती है। नमस्कार साथियों, मैं संजय मिश्रा आपके साथ मैं फिर से जुड़ा हूँ मेट्रो सिटी समाचार पर। अब मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस के बाद हम उन लोगों से कुछ बातें करेंगे जो समाज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में हमारे साथ हैं राजेंद्र धगी जी, इनसे हम आज बात करेंगे। राजेंद्र जी, आप एक रुग्ण मित्र हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं और एक सामाजिक दायित्व तो लेकर चलते हैं। तो शहर वासी होने के नाते अब ये हमारा आपका जो कम्युनिकेशन है ये वोटर्स को भी एक दिशा देगा कि उनको किसको चुनना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, सब अपने अपने स्तर से अपने वोटर्स तक पहुंचेंगी, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं समझने का कि जो वोटर्स हैं वो क्या समझें, किनको वोट करें, किस तरीके से किस दिशा में जाएं। इससे पहले हम एक आकलन करते हैं कि शहर जो है, मुंबई हुआ, थाना हुआ, वसई विरार हुआ, पालघर हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ है या जो हो रहा है वो उसकी स्पीड क्या बराबर है, या जो विकास हुए हैं उसकी स्पीड बराबर है, या फिर ये देश में जो हमारा ये शहर है सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली सिटी, क्या कहेंगे? आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए वो अगर उसको टाइम बाउंड रहेगा तो वो ग्रोथ गिनी जाएगी। नहीं तो आज मुझे अगर 10 डिलीवरी के लिए कोई हॉस्पिटल चाहिए और उसका अगर निर्माण 10 साल के बाद होने वाला है या 20 साल उसको लगने वाला है तो उसकी ज़रूरत उस टाइम नहीं रहेगी। तो वो टाइम बाउंड ज़रूरी है कि हर चीज़ में, जैसे बेसिक एमिनिटीज़, अभी हम लोग टैक्स पेयर है और हमको अगर बेसिक नीड, जैसे हमको रास्ते से अगर हमको जाना है तो रास्ते में हमको खड्डा ढूंढना पड़ता है पहले कि भाई खड्डा बचाकर हमको जाना है, या हम घर पर सही तरीके से लौट कर आएंगे या नहीं। फिर पानी के लिए प्रॉब्लम्स है अपने यहाँ पर, और यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया है बांधकाम, जिससे ये लोगों की कुछ लोग फंसे हुए भी हैं और कुछ लोग बेघर भी हुए हैं। जाने भी गई है, कुछ की जाने भी गई है। तो इस पर अंकुश किसका होना चाहिए? जो इस पर अंकुश रखेगा उसको आप आने वाले इलेक्शन के लिए आप उसको सोच सकते हो। वसई विरार सिटी सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली सिटी है, जैसा कि हमने सुना, कई पॉलिटिशियंस ने बोला अपने कोर्ट में। तो यहाँ पे जो बेसिक इम्यूनिटीज़ है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के रूप में वर्ल्ड वाइड ये पहचानी जा रही है। तो क्या उसी फास्टेस्ट स्पीड से यहाँ पे इम्यूनिटीज़ भी ग्रो हुई हैं? नहीं हुई है सर, क्योंकि आज एक प्रोजेक्ट करने के लिए अभी मैं रिसेंटली अभी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अचोले हॉस्पिटल का। इस अचोले हॉस्पिटल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने 2021 में किया था। आज 2026 चल रहा है। इस बीच इस हॉस्पिटल का भूमि पूजन का उद्घाटन 2 जन ने और किया। ये जमीन ही महानगर पालिका के नाम पर नहीं थी और इन लोगों ने किस बेस पर उद्घाटन किया। आज एक हॉस्पिटल सिर्फ भूमि पूजन होकर 5-5, 6 साल सिर्फ काम शुरू करने में लग रहे हैं और कंप्लीट होने में और आने वाले 5 साल निकलेंगे। तो ये इसको विकास नहीं बोलते, इसको अधोगति ही बोलते हैं। इससे हम जैसे नागरिकों का बोलते हैं, तो हम जैसे नागरिकों को वो सुविधा उस टाइम पर नहीं मिलती है। ये हम लोगों का पतन है, ऐसे मैं समझता हूँ। तो जो कुछ भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसको एक टाइम बाउंड होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये लोग जो टाइम एक्सटेंड करते हैं उसमें पैसा, जो अभी समझो अचोले हॉस्पिटल को 250 CR का बजट पास हुआ है। आज वो हॉस्पिटल समझो आने वाले 10 साल के बाद अगर बनेगा तो वही बजट 250 से 500 CR कैसे होगा, यही ये लोग देखते हैं, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि एक विरोध करता है, एक बनाने का काम करता है, लेकिन ये दोनों भी एक होके वो हॉस्पिटल कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए उस पर काम नहीं हो रहा है।
तो ये लोग बजट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर वो 250 शेयर में अगर आने वाले 2 साल में अगर अच्छा अगर हॉस्पिटल होता है तो वो हम लोगों के लिए यानी जनता के लिए उपयोगी है, नहीं तो उसका कुछ उपयोग नहीं है। और ऐसे पवित्र काम में लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पॉलिटिशियंस का आपस में भेद नहीं होना चाहिए ना। देखिए ये तो उनकी राजनीति इस पर ही चलती है। मेरा तो यही कहना है कि आप ये सब आपस में सब भूल जाओ और ये हॉस्पिटल या जो लोकोपयोगी जो प्रोजेक्ट है उस पर ज़्यादातर आप फोकस करो और लोगों तक वो पहुंचाने का काम अगर जो कोई कर सकता है वही यहाँ पर टिक सकता है। बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये 3-4 चीज़ों की अपेक्षा रखती है जिसके बदले में लोग टैक्स देते हैं और सरकारों को भर भर के टैक्स देते हैं। वही महानगर पालिका टैक्स नहीं भरो तो जेसीबी लेके आती है, कितनी सारी वीडियोस उसकी भी आई। तो इस तरीके का अगर आप वसूली के लिए इतना प्रेशर करते हैं तो एमिनिटीज़ देने के लिए क्यों नहीं? शहर अंधेरे में गुजरता है, आधी रात तक देखोगे आप, आधी रात में तो जगह जगह लाइट्स नहीं जलती हैं। ये देखिए मुझे कभी कभी लगता है कि अपनी महानगर पालिका वसूली भाई का काम करती है। वसूली भाई का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर टैक्स नहीं भरा तो ये लोग हमारा बोर्ड लगाते थे चौराहे पे कि बाबा इसने इतना घरपट्टी नहीं भरा। अभी मैं ऐसा बोर्ड लगाऊं क्या कि ये मेरा जो रास्ता है उस पर इतने गड्ढे हैं और इधर ये अधिकारियों का बोर्ड लगाकर मैं घूमूं क्या कि बाबा लगना चाहिए कि बाबा इन्होंने इनकी अकार्यक्षमता की वजह से आज लोगों को ये ऐसे खड्डे वाले रास्ते मिल रहे हैं। आज आप देखो कि जो रास्ता जो उन्होंने 1 साल पहले बनवाया है वसई ईस्ट से वो जाने वाला जो रास्ता अपना वर्षाइन वाला, आज उस रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि डर लगता है कि कहीं उस गड्ढों में कोई स्लिप होके कोई मर ना जावे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको आप एक प्रकार से संरक्षण देने का काम कर रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है। 9 करोड़ का वो बजट था और 3 साल 2 साल की जो गारंटी हो उस पर तो मैं नहीं जगाया, लेकिन 9 करोड़ का बजट और ड्यूरेशन कितना, दूसरा साल का बारिश इसने देखा है और उतने में बिखर गई सड़क। 9 करोड़ वो शैतान सिंह ने जो बनाया था वही सड़क की बात करें ना, वही सड़क की बात कर रहा हूँ। अभी 9 करोड़ किसके जेब में कैसे कितने परसेंटेज से गया है वो उसका एक बार ऑडिट होना चाहिए और वो सड़क के मामले में जितना भी कोई भी दोषी हो उस पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर ऐसी दुर्घटना में अगर किसी को लग जाता है या मर जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ये कॉन्ट्रैक्टर की है। तो मेरी ये मांग है कि अभी हाल ही में अपने वसई विरार में भी एक हादसा हुआ है कि रोड एक्सीडेंट में एक बंदे की मौत हो गई है अभी रिसेंटली, तो उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उनके परिवार को एक बेनिफिट मिलना चाहिए ये दुर्घटना में जो कुछ भी होता है वो। तो ये कॉन्ट्रैक्टर, अभी आप जब रोड बनाते हो तो उस रोड पर लिखो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर है, इतने बजट का, इतना ये है, सब लगाओ ताकि अगर मुझे लगा कि बाबा इधर खड्डा है तो वो कॉल करे और उसको बताए कि भाई इधर का खड्डा बुझा दे। पहले अपने महानगर पालिका एक प्रेस नोट रिलीज करती थी और लोगों को आह्वान करती थी कि आप आपके एरिया में जितने भी खड्डे हैं उसका जी-टैग फोटो आयुक्तों को भेजो। ऐसा ये हमारा काम है, ये हमारा काम नहीं है। आपके आयुक्त तो उसी रोड से जाते हैं ना, गाड़ी तो उनकी वही रोड से जाती है, तो उनको पता होना चाहिए कि इस रास्ते में इधर खड्डा है। उनको सब पता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो सब पता रहता है, लेकिन इनकी जेबें गर्म रहती है और हमारी जान तवे पर रहती है। तो शहर की डेवलपमेंट और शहर की पॉपुलेशन स्पीड पे क्या कहेंगे? पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है वसई विरार शहर का। देखिए कैसा है, अपना वसई विरार महानगर पालिका हो या अपना पालघर जिला ही हम लोग देखें तो हमारा जो जिला है वो ज़्यादातर आमतौर इन लोगों ने दलन संपर्क के लिए रखा है। यहाँ पर ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही हमारा जिला है ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से ना हॉस्पिटल ले रहे हैं महानगर पालिका का, नहीं कोई स्कूल है, नहीं बेसिक कि बाबा महानगर पालिका ने अगर समझो कभी अकाल हो गया तो अपने महानगर पालिका के पास स्टोरेज का, वह वाटर स्टोरेज का भी कोई प्रबंध नहीं है। एटीवी प्लांट का भी अपने पास प्रबंध नहीं है। अभी जो एटीवी प्लांट जहाँ पर था वहाँ पर 41 बिल्डिंग खड़ी करके रखी थी। जो रिजर्वेशन, मेरी एक ऐसी भी मांग है, जितने भी महानगर पालिका के अंतर्गत रिजर्वेशन के प्लॉट हैं उनकी फिर से एक बार ऑडिट होनी चाहिए। उस प्लॉट को इन्होंने कंपाउंड डालना चाहिए और उस प्लॉट पर उन्होंने नाम निर्देशक फलक लगाना चाहिए कि ये जगह इस काम के लिए रिजर्व है, जो ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अतिक्रमण हुआ है। आज हमारे महानगर पालिका में एसआरए डेवलपमेंट की बात चल रही है,
SRM मीन्स क्या, जो झोपड़पट्टी है उनका पुनर्वसन है। तो नई झोपड़ी नहीं बने, इस पर महानगर पालिका ने काम करना चाहिए, ना कि उनको और झोपड़पट्टी बनाने के लिए ये करे। तो मेरी यही मांग है कि जितनी भी महानगर पालिका की सरकारी ज़मीनें हैं उनकी ऑडिट होनी चाहिए, और उन पर अगर उस पर अतिक्रमण रहेगा तो वो तुरंत निकाला चाहिए, और उस पर नाम निर्देशक फलक होना चाहिए कि ये जगह हॉस्पिटल के लिए रिजर्व, ये जगह गार्डन के लिए रिजर्व, ऐसा होना चाहिए। तो कैसे कैंडिडेट्स पे नज़र रहेगी? मैंने शुरुआत उसी से की थी, आखिर वही से करना चाह रहा हूँ। कैसे कैंडिडेट्स पे नज़र रहनी चाहिए लोगों की, जो वोट मांगने आते हैं उनमें कैसे पहचान होनी चाहिए उनकी? कैसे उनका जनसंपर्क अच्छा होना चाहिए, उनको लोगों के जो प्रश्न हैं उनकी जिज्ञासा और उनकी जान होनी चाहिए कि भाई ये सवाल है, तो वो सवाल सॉल्व करने की। देखो, हर टाइम हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि टीका टिप्पणी वाला उधर तक ही सीमित रहता है, लेकिन उस पर सॉल्यूशन कैसा निकले, उस पर काम करने वाला कैंडिडेट वसई विरार महानगर पालिका में आना चाहिए, होना चाहिए। एक और चीज़, बहुत मूल चीज़ मैं देख रहा हूँ, देश में युवा वोटर्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो उनकी होप और एक्सपेक्टेशन बहुत तेज़ है। जैसे हम रील देखते हैं 30 सेकंड में फटाफट खत्म होता है, ऐसा युवा चाहता है कि ऐसा दुनिया भी फटाफट बदले और रेवोल्यूशन आए। लेकिन इन सब में शिक्षा को लोग भूल जाते हैं। जब कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो उनकी शिक्षा पे फोकस नहीं किया जाता। सर, हमारे स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उस पर मैं उंगली रखना चाहता हूँ। हमको सिर्फ सिविल का टॉपिक 20 मार्क के लिए था, तो उनको पता नहीं है कि आमदार की इलेक्शन में कितना एरिया आता है, नगर सेवक के एरिया में कितना आता है, वो इनको पता नहीं। अभी मैं खुद इलेक्शन में खड़ा था आमदार के लिए, तो मुझे बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे भी मिले कि हाँ, आप मेरे एरिया से खड़े हो क्या सर? यानी उनको ये पता नहीं है एरिया और वसई कितना बड़ा है, विधानसभा होती है और लोकसभा के, वो इनको नॉलेज नहीं है। तो जो ये युवा पीढ़ी है उनको ये उनकी शिक्षा में एटलीस्ट 20 की जगह पर 50 मार्क का पेपर होना चाहिए कि ये सिविल टॉपिक क्या रहता है। और जो पॉलिटिशियंस बन रहे हैं, जो नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो वो भी कितने से, आजकल सच्चा और अपराध की भी बात होती है ना, तो वो कितने शिक्षित होने चाहिए? जनता को क्या ध्यान देना चाहिए इसमें? अभी देखिए, जनता क्या देखती है कि वो मेरा काम करने वाला बंदा है, और भले ही वो सीखे या न सीखे, लेकिन वो मेरा पढ़ा लिखा है या नहीं तो आज लालू जी भी बिहार के CM बन चुके हैं, और 9वीं फेल उनके लड़के और तो 9वीं फेल वाले भी उधर स्वास्थ्य मंत्री, एजुकेशन मंत्री और CM के पद के लिए वो वहाँ पर है, तो फाइट कर रहे हैं। तो लोग यही देखती है कि काम मेरा कौन करके देगा, और जो वाकई में देखना क्या चाहिए वो तो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, वाकई में देखना क्या चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, उनको लोगों की समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, वो समस्या कैसे सॉल्व या हल कर सकते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रशासन पर अच्छा तरह से नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो है कि भाई सिर्फ निवेदन दो। देखो, अभी मैं अभी यहाँ कहीं पर भी निवेदन नहीं देता, ये तेरा काम है, ये होना चाहिए, बराबर है, मैं क्यों उसके लिए मैं लिख कर क्यों दूँ? तो ये होना चाहिए, उनसे काम करवाने की टेक्निक होनी चाहिए। जैसे अभी मेरे हिसाब से अभी हमारे जो CM है देवेंद्र फडणवीस, उनका प्रशासन पर अच्छा होल्ड है, प्रमांड है, तो वैसा होना चाहिए। और लोगों को कायदे का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ऐसा है कि जो लोक प्रतिनिधि हैं वही अतिक्रमण करके बैठे हैं। तो ऐसा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। आप देख रहे थे राजेंद्र जी के मूल्यवान जो विचार है, जो उन्होंने शेयर किया है शहर के बारे में। तो आने वाले इलेक्शन बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं ये सेशन ले रहा था कि कुछ यहाँ के जो समाजविद हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो अपना समय देकर लोगों का भला करते हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा भी सुनी जानी चाहिए समाज के अंदर। और सबसे बड़ी बात मैं मेरी तरफ से कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, कम से कम उनके बारे में इतना तो उनको पता होना चाहिए जिससे वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाएँ, यानी उनको भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ ही उनको टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं, बहुत सारे टैब के माध्यम से पढ़ाते हैं, बहुत LCD पे पढ़ाते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं। तो अगर वो शिक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके आइडियोलॉजी जो है ना वो या फिर कह लीजिए कि उनकी जो कार्य क्षमता है, अगर वो उतनी क्षमता नहीं, यानी कह लीजिए कि यार वो मोबाइल एंड्रॉयड नहीं, उसमें आप आईफोन का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं
तो इंस्टॉल कैसे होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि फाउंडेशन है तो बिल्डिंग खड़ी होगी। तो उस लेवल के जो अगर जो वोटर्स हैं उनको चुनना चाहिए, नेताओं को चुनना चाहिए जो वोटर द्वारा, जिससे कि कम से कम आने वाले समय में विकास की गति को स्पीड मिल सके। और मानदेय जो होती है, मानधन जो होती है वो तो सरकार देती है, लेकिन उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा अर्निंग के लेके सोच लेके लोग आते हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा पर पानी फिर जाना चाहिए, उनके सोच पर पानी फिर जाना चाहिए। और ये काम युवा वर्ग बहुत तेज़ी से कर रहा है, जगह जगह बदलाव कर रहा है। तो इस दिशा में लोगों को काम करना चाहिए। इस पूरे इंटरव्यू पर, पूरी बातचीत पर आपकी अपनी कोई प्रतिक्रिया है, किसी भी पॉइंट पर अगर राजेंद्र ढगे जी ने जो बात किया उनके बातों को लेकर या उनके बातों से असहमति हो तो कमेंट करके बताइए, जिससे हमें समझ में आए कि हम जो अभी ये शुरुआत कर रहे हैं वो और लोगों से बात करेंगे तो उनकी दिशा में और उनको क्या समझने की ज़रूरत है, या फिर वो आपको और कौन सा मुद्दा लेकर अगली बार आपके सामने आए। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।